गुजरात विधानसभा चुनावों के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है जिसमें वोटिंग होनी है। 14 जिलों की 93 सीटों पर आज सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था। दूसरे फेज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों के मतदान करने का सिलसिला जारी है। कई सियासी दिग्गजों ने भी अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के रानीप इलाके में बने पोलिंग बूथ में मतदान किया। प्रधानमंत्री जब मतदान करने रानीप पहुंचे तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। ये गुजरात विधानसभा चुनाव की अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग से पहले किया था रोड शो। चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह कांग्रेस ने किया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि चुनाव आयोग से मामला संज्ञान में लेने के लिए कहा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि वोट देने से पहले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। ये आरोप लगाया है। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, ये भी सुन लेते हैं हम लोग। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे ही है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। चुनाव आयोग से हम तो सिर्फ कह रहे हैं जो हमारी गलतफहमी है आपके बारे में, उसी को इज्जत कर दीजिए, उसी का सत्कार कर दीजिए, आदर कर दीजिए, सुन तो लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री प्रथम चरण जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन रोड शो कर रहे हैं और लाइव चल रहा है प्रचार। क्या ये तमाम जो प्रचार होता है प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के खर्चों में नहीं जुड़ना चाहिए? और चुनाव आयोग जिस तरह से बैठा है मुंह और कान और आंखें बंद करके, पीढ़ियां माफ नहीं कर सकती चुनाव आयोग की इस चुप्पी को। सरेआम जहां नशाबंदी है वहां शराब बिक रही है। वीडियो हमने भेजे चुनाव आयोग को, पूरी तरह से हर माध्यम से चुनाव आयोग तक सूचनाएं पहुंचाई। भारतीय जनता पार्टी के स्टिकर लगी गाड़ियां शराब बांट रही हैं गुजरात जैसे प्रदेश में जहां नशाबंदी है। चुनाव से एक दिन पहले कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव आयोग को। गुजरात चुनावों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। मेरे सहयोगी मेहुल झाला जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक रजानी जो गुजरात की हर खबर को समझते हैं, और राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा जो गुजरात की एक एक सीट का हिसाब किताब समझते हैं, मैथमेटिक्स भी और केमिस्ट्री भी। आप सबका एक बार स्वागत है, कार्तिकेय, मेहुल और दीपक जी। मेहुल, क्या खबर है? अब 1 घंटा भी नहीं बचा है वोटिंग के लिए। अभी क्या अपडेट आपको आ रहा है, किस तरह से वोटिंग चल रही है? बिल्कुल, बनासकांठा, साबरकांठा और जो है महिसागर, बनासकांठा और साबरकांठा में 56% वोटिंग हुई है। साबरकांठा में भी 54% वोटिंग हुई है। महिसागर में 49% वोटिंग हुई है। अहमदाबाद में करीब 48% हुई है और बड़ौदा में 50% वोटिंग हुई है। बाकी ज़िलों की बात करें तो आणंद में अच्छी वोटिंग हो रही है, तकरीबन 52-55% तक, और जो है साबरकांठा में भी वोटिंग में भारी इजाफा दिख रहा है। आने वाले 1 आध घंटे में ये वोटिंग अगर 10% भी बढ़ जाती है तो हो सकता है कि 60 से 62-63% ये वोटिंग हो जाए। जी विजय तो सर, 60% हो जाएगी, लेकिन आपने जिन जिलों का जिक्र किया उसमें शहरी इलाकों में लग रहा है कि कम वोटिंग हो रही है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हो रही है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ?
बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में जिस कदर से वोटिंग हो रही है, जो कि जिस तरह से देखा जाए कि बनासकांठा और साबरकांठा, वहाँ पर इससे पहले भी जिस तरह से चुनाव थे, इस बार बागी भी मैदान में जो है बड़ौदा में बागी मैदान में है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि वोट शेयर जरूर होगा, वोटों का बंटवारा होगा। एलिस ब्रिज, मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप पोलिंग बूथ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अहमदाबाद शहर में एलिस ब्रिज में भी वोटिंग कम चल रही है। अब तक जो 3 बजे तक के आंकड़े हैं, करीब 40-42% के सामने आ रहे थे। हमारी यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी जो भिखूभाई दवे हैं, इनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगले 2 घंटे, मतलब 3 बजे जो बात हुई थी, उन्होंने कहा अगले 2 घंटे में वोटिंग रफ्तार बढ़ सकती है। शहरी इलाकों में ज़्यादा जिम्मेदारी होगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। एक चुनौती होगी कि वोटिंग प्रतिशत कितना बढ़वा सकते हैं, क्योंकि अब तो महज 1 घंटा बाकी रह गया है। ऐसे में कितनी जोर आजमाइश दोनों पार्टियां करती है, आम आदमी भी कर सकती है, पर जिस कदर से जो रफ्तार चल रही है वोटिंग की शहरी इलाकों में, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पेज प्रमुख, बूथ प्रमुख, कई सारी समितियां बनाई गई थी, उनको लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर आपने इतने इंतजाम किए थे तो भी शहरी इलाकों में, खास करके बड़ौदा जैसे जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, अहमदाबाद में 16 में से 12 सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है, वहाँ पर भी इतनी कम रफ्तार में इतनी कम वोटिंग हो रही है, उससे सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं। जी दीपक, आप मेहुल को सुन रहे थे, जिस तरह की वोटिंग हुई है, इस वोटिंग को कैसे एनालाइज आप कर रहे हैं? मेरे ख्याल से विजय जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले चरण में वोटिंग कम हुई, ऐसा ही कुछ दूसरे चरण में देखने को मिल सकता है। खास करके अभी के जो 3 बजे के जो फिगर्स आए हैं, मेहुल की बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो 3 बजे तक पूरे गुजरात में 50.51% वोट डाले गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑफिशियली फिगर डिक्लेयर किया है। सबसे ज्यादा वोटिंग साबरकांठा जिला में हुई है, 57% से भी ज्यादा, और सबसे कम वोटिंग हुई है 44% के करीब, वो अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद जिला की सीटों में हुआ है। अगर हम पिछले जो 2017 के जो टर्नआउट के साथ कंपैरिजन करें, तो मुझे ऐसा लगता है, अभी तो फिगर 5 बजे के बाद ही आएगी, तो तकरीबन 5-7% वोटिंग कम होने का आसार है। अभी इसका फायदा किसको पहुंचेगा, क्योंकि विजय जी क्या है, गुजरात में बिल्कुल चुनाव अलग से दूसरे स्टेटों के हिसाब से, वो दूसरे स्टेटों में ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा परसेंटेज से बीजेपी को फायदा और कम परसेंटेज से कांग्रेस और अन्य को फायदा, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि कम परसेंटेज में भी बीजेपी को फायदा होता है। बूथ टू बूथ और सीट टू सीट अगर जब एनालाइज करेंगे, तब पता चलेगा कि ये कम वोट जो पड़ रहे हैं पहले चरण में और दूसरे चरण में, उसकी वजह क्या है। जी नहीं, लेकिन दीपक, मैं समझना चाहता हूँ, मेहुल भी जिस तरह से कर रहे हैं, आप तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति और उसके संगठन की ताकत यही मानी जाती है कि वो वोटर को बूथ तक ले आता है। और ख़ासतौर से जब अमित शाह साहब पूरे स्ट्रेटजी को देखते हैं, तो वो पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, ब्लॉक लेवल पर सब होता है। तो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को बूथ तक नहीं ला पाई है, या एक सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा माहौल नहीं बनकर आ पाया है, इस वजह से वोटर कम आया है? मुझे ऐसा लगता है विजय जी की बीजेपी, जो आपने पन्ना प्रमुख बोला या कैडर बेस पार्टी बोला, वो अपने वोटर्स को पोलिंग तक ले जाने में शायद कामयाब हुई होगी, लेकिन सामने की तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हम जानते हैं कि संगठन के मुकाबले बीजेपी से काफी वीक है। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि बीजेपी भले पिछले चुनाव के मुकाबले मींस के ज्यादा टर्नआउट की तरफ नहीं गई हो, लेकिन बीजेपी अपने जो वोटर्स है उसको शायद पोलिंग तक ले जाने में कामयाब हुई होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शायद पीछे रह सकते हैं। और खास करके इस टाइम क्या हुआ है विजय जी, जो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें काफी सारी जगह पे बगावत सूर देखने को मिला है, और काफी जगह बीजेपी का जो कैडर है वो भी सक्रिय नहीं हुआ है, निष्क्रिय रहा है, अनएक्टिव हुआ है। तो उसका भी एक रीजन हो सकता है। बहुत सारी जगह पे हम देख रहे हैं कि बगावती तेवर वाले कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। आप बड़ौदा की वाकोड़िया सीट की बात करो, आप बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की पादरा सीट की बात करो, आप बड़ौदा से डिस्ट्रिक्ट की डभोई सीट की बात करो, आप बनासकांठा की धानेरा सीट की बात करो, वहां पे बीजेपी के बहुत बड़े नेता बगावती कैंडिडेट के तौर पे सामने आए हैं। तो उसका कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल रहा है। मैं तो पहली बार
देख रहा हूं कि बीजेपी में इतनी बड़ी बगावत है, शायद वो रीजन से भी ये वोट परसेंटेज कम हो सकते हैं, लेकिन वो तो जब वोटिंग के सारे फिगर्स आ जाएंगे उसके बाद अगर एनालिसिस होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुछ न कुछ रीजन तो है जिसकी वजह से पहले चरण में और दूसरे चरण में वोटिंग कम दिखाई दे रही है। जी नहीं, लेकिन आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है कि ये चुनाव जो है मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, लेकिन बीजेपी वर्सेस बीजेपी ज्यादा है ये चुनाव, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है विजय जी। तकरीबन 15 से ज्यादा जगह पर बीजेपी के बगावती प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी। मेहुल भी मेरे साथ सम्मत हो गए और दूसरे जो जर्नलिस्ट है वो भी एग्री करेंगे कि बीजेपी में, गुजरात बीजेपी में इतनी बड़ी बगावत देखने को नहीं मिली है। बगावत एवरी चुनाव में होती है, लेकिन छोटे मोटे लीडर इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े होते हैं। लेकिन इस टाइम आप देखो, जैसे मैंने पिछली बार भी आपके साथ शो में बताया था कि वाघोड़िया सीट में 2017 में जो नंबर 1 बीजेपी का कैंडिडेट था मधु श्रीवास्तव और नंबर 2 पे थे इंडिपेंडेंट धर्मेंद्र सिंह वाघेला, वो दोनों इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। जैसे धानेरा में मावजी भाई देसाई भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। पादरा में दीनू मामा जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी के सामने बीजेपी है, ऐसा पूरे गुजरात में सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र भाई और अमित भाई को इस बात का अंदाज आ गया था, इसलिए उन दोनों ने ज्यादा मेहनत करके नुकसान को बैलेंस करने की कोशिश की है। अब ये कोशिश यहाँ जनरली गुजरात में तो कामयाब होती ही हमको नजर आई है। अब 27 साल देखिए, और ये सिर्फ ये चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, जो भी बीजेपी का शीर्षक नेतृत्व मेहनत करता है तो उस कोशिश में कामयाब होता है। अभी पता चलेगा कि वो कोशिश कितनी कामयाब होगी। जी मेहुल, जो दीपक साहब कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं कि बगावत का बड़ा मुश्किल होगा, बगावत का सामना करना भारतीय जनता पार्टी को और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? और क्या ऐसी वजह है कि प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इतने बड़े नेताओं के बाद भी, कहने के बाद भी कोई बगावत जो है रुक नहीं पाई? देखिए, कुछ मंशाएं होती है, कुछ अपेक्षाएं होती है, कुछ ये भी होता है कि मैं 6-7 टर्म से विधायक रह चुका हूं, यहाँ मेरा सिक्का चलता है। मैं खास तौर पर नाम बता के बताऊं कि मधु श्रीवास्तव जी की बात है कि वो इस तरह से देखते थे कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला और मेरे कार्यकर्ता मुझे कहेंगे तो मैं निर्दलीय के तौर पर चुनाव में खड़ा रहूँगा। ठीक वैसे ही बात पादरा के दीनू मामा, दीनू भाई पटेल जो है वो मामा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक उनके मामले में भी वही है। तो धानेरा में पूर्व मतलब अभी जो सांसद है उनके भाई, डाभी के भाई ने ही नामांकन भर दिया है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि अपने सांसद को नहीं समझा पाई पार्टी कि आपका भाई निर्दलीय खड़ा रहता है जो पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा। ये बगावती तेवर इससे पहले, दीपक जी ठीक कह रहे थे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में छिटपिट घटना हुई होगी, पर इतने बड़े पैमाने पर, लार्जर स्केल पर सामने लोग आए और निर्दलीय नामांकन करे और चुनाव भी लड़े, ये शायद पहली बार हो रहा है। जी, हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक एक सीट को बहुत बारीकी से समझते हैं। कार्तिकेय, आपका बहुत स्वागत है। कार्तिकेय, दीपक जी ने जो बात की और मेहुल ने जो बात की वो ग्राउंड जीरो की बात की, लेकिन इसकी मैथमेटिक्स, इसकी केमिस्ट्री, इसकी फिजिक्स आप समझा सकते हैं कि क्या मायने है इसका, और जो वोटिंग परसेंटेज जो अभी आ रहा है और जो फर्स्ट फेज का था उसको मिलाकर आप कैसे देख रहे हैं सूरत? विजय जी, अभी वोटिंग परसेंटेज पर कुछ भी कमेंट करना थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि अभी तो केवल 50% का आंकड़ा आया है जी। और पिछली बार इस फेज में 70% की पोलिंग थी जी, जो कि फेज 1 से 2% ऊपर ही थी। ऊपर है, 70% से ज्यादा है, 70.76। जी एग्जैक्टली। फेज 1 में जो हमने पोलिंग देखी उसमें हमने उत्साह की कमी जरूर देखी जी। और एक बहुत अहम चीज जो हमने देखी कि जो हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी अगर अच्छा करेगी तो वो उत्साहित वोटर को बाहर निकालेगी जी। तो उसमें भी एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर आती है सामने। अगर आप सूरत जिले में जाएं तो खातरगाम सीट है जहां पर गोपाल इटालिया लड़ रहे हैं, वहां पर तकरीबन पोलिंग परसेंटेज सेम है, लेकिन जहां पर अल्पेश कथीरिया लड़ रहे हैं वराछा रोड, जो कि कहने की अच्छी सीट मानी जा रही है आम आदमी पार्टी की, वहां पर एक बहुत अच्छी गिरावट देखी गई है। मेरा अच्छे से मतलब है कि काफी एक साइजेबल गिरावट देखी गई है, 6% पॉइंट की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आम आदमी पार्टी में भी पॉकेट वाइज हो सकता है कि उत्साह पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डायनामिक्स बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आ रहे हैं। जहां तक बात है कि ओवरऑल वोटर क्या सोच रहा है, तो एक वोटर फटीग तो जरूर सामने नजर आ रहा है। अगर आप कंपेयर करें
इस पहले फेज की वोटिंग को 2017 की वोटिंग से। अब बात करें अगर हम फेज 2 में, जो आज की जो बेल्ट्स हैं दो जहां पर चुनाव हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो असर है वो रिलेटिवली कम होगा जो कंपेयर टू सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। यहां पर कांग्रेस को अपना कहीं ना कहीं वोट बचाना है, क्योंकि उत्तर गुजरात में खासकर कांग्रेस बीजेपी से आगे रही है। पिछली बार अगर आप देखें तो जो सीटें आई थी उसमें से 18 कांग्रेस, अगर हम जिग्नेश मेवानी को मिला दें, और 14 बीजेपी। और अगर हम मध्य गुजरात की बात करें और अगर आप अहमदाबाद और बड़ौदा निकाल दें तो कांग्रेस और बीजेपी में टाई था। तो कांग्रेस, हम बार बार कह रहे हैं कि शहरी इलाकों की वजह से हारी, उसमें अहमदाबाद और बड़ौदा मध्य गुजरात में और दक्षिण गुजरात में सूरत, इनका बहुत अहम रोल था। तो यहां पर भी कांग्रेस को अपना कहीं ना कहीं वोट बचाना है। और ये इलाका विजय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये खिचड़ी इलाका बोलेंगे इसको आप। यहाँ पे अर्बन एरिया भी है, यहाँ पर ट्राइबल एरिया भी है, यहाँ पर रूरल एरिया पे है, जहां पर ओबीसी वोट भी है, यहाँ पर एससी इलाका भी है। तो हर तरह के वोटर हैं इस इलाके में। और जो न्यूज रिपोर्ट आ रही है, जो मैं भी बात कर रहा हूं लोगों से फील्ड पर, कि आखिर में आते आते आम आदमी पार्टी की सांगठनिक कमजोरियां सामने आई हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस अपना वोट बचाने में कामयाब रहे। ऐसे में सिरदर्द बीजेपी के लिए है कि अगर उनका वोटर नाराज है, और खासकर मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि जो बागी हैं बीजेपी के अंदर या जो नाराज बैठे हैं, वो सामने जाके वोट तो नहीं करेंगे, लेकिन वो घर बैठ जाएंगे। अब बड़ौदा में ही 2 सीटें हैं, हमारे जो सहयोगी आपके फील्ड से जुड़ रहे हैं वो बताएंगे, मधु श्रीवास्तव की सीट है जैसे कि, तो वहां उन सीटों पर जो हाल है कि वो क्रॉस वोटिंग ना भी करे, लेकिन अगर वो घर भी बैठ जाएंगे तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये चुनाव वोट शेयर का चुनाव है, ये चुनाव 2027 की भूमिका बांधने वाला चुनाव है। तो ये बहुत अहम बातें हैं जिन पर मैंने अभी प्रकाश डाला है मेरे हिसाब से। लेकिन आम आदमी पार्टी को आप कैसे देख रहे हैं? आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया कि इस पूरे चुनाव में, अब तो दोनों फेज करीब करीब पूरे हो गए हैं, आम आदमी पार्टी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो कोई वंडर गेम कर सकते हैं? क्या वो कोई पूरा का पूरा खेल बिगाड़ सकती है किसी का, या दोनों को थोड़ी थोड़ी मदद कर सकती है खेल बिगाड़ कर? विजय जी, मैंने बात की आम आदमी पार्टी की कि पहले फेज में आम आदमी पार्टी का असर जो था वो सेकेंड फेज में शायद नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी आज की स्थिति में दोनों ही पार्टियों को फायदा और नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। जो भी ओपिनियन पोल आए हैं उसमें ऐसा लग रहा था शुरू में कि ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएंगे, कम नुकसान बीजेपी को, लेकिन समय के साथ ये ट्रेंड भी बदल सकता है। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं जो एग्जिस्टिंग डेटा है, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये इतना एक तरफा ना हो, दोनों ही तरह कुछ ना कुछ हो रहा हो, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने विजय जी खासकर की ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में नैरो मार्जिन की काफी सीटें जीती हैं। 35 सीटें 5000 से कम के मार्जिन से जीती गई हैं, और ये बटी हुई हैं दोनों पार्टियों के बीच। तो ये वोटर कहां जाएगा? अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी की जो कमजोरी एक ये है कि वो कास्ट वाइज केवल एक पटेल समुदाय की पार्टी एक तरीके से देखी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो इस कास्ट एंगल को क्लास एंगल से भी कॉम्पेंसेट कर रहे हैं कि हम निचले तबकों की पार्टी है, अगर आप आर्थिक या सामाजिक अपना एक अस्तित्व देखें तो हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको फ्री स्कूल। तो इससे आप कास्ट को डाइल्यूट करके क्लास पे फोकस करते हैं, लेकिन फिर भी सांगठनिक कमियां हैं। और साथ में एक बहुत अहम चीज ये हुई कि राजकोट के इलाके में, सौराष्ट्र के इलाके में इंद्रनील राजगुरु नाम के एक व्यक्ति हैं कांग्रेस के, जो आम आदमी पार्टी में अरबपति उम्मीदवार हैं, पिछली बार आम आदमी पार्टी से लड़े थे, आ गए थे आम आदमी पार्टी में, और वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले थे, लेकिन अंत तक आते आते वो वापस कांग्रेस में चले गए। जो मेरी बात हुई है राजकोट में, उससे कम से कम 10-12 ऐसे कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के जो सौराष्ट्र के इलाके में आधे मन से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो राजगुरु जी की पसंद थे, और राजगुरु जी का स्वयं रिट्रीट करना आम आदमी पार्टी के लिए फाइनेंशियली एक कहीं ना कहीं नुकसान रहा है। तो आम आदमी पार्टी का कैचमेंट एरिया रहेगा साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में, उनका मुझे लगता है वोट शेयर मेरे अनुसार 10 से 20% के बीच रहेगा। सीटों में कन्वर्जन कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये एक अच्छा खासा डेब्यू होगा। इसके बाद अगले 5 साल बहुत इंटरेस्टिंग होंगे गुजरात की राजनीति में। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि क्या डेब्यू वाले जो लोग हैं उनकी फिल्म हिट होगी या नहीं होगी, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनावों की। गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है, मतदान जारी है, अब आधा घंटे का समय बचा है जब चुनाव होगा। दोपहर 3 बजे तक करीब 51% वोटिंग हुई है, अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप समझ सकते हैं कि वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर 51% वोटिंग हुई है 3 बजे तक। चुनाव आयोग के आंकड़ों को अगर देखा जाए उसमें सबसे अधिक
वोटिंग 57% साबरकाठा में हुई है। साबरकाठा में 57% हुई है। शाम 5 बजे चुनाव खत्म हो जाएगा, वोटिंग का काम खत्म हो जाएगा। गुजरात में अभी जारी है आधा घंटे का, और सबसे कम मतदान बताया गया है कि अहमदाबाद में हुआ है आज के दूसरे चरण के मतदान में। गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद दिग्गजों ने क्या क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે, એ સાંભળે બધાનું, અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે, અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા मतदान પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજે ગુજરાતના 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનો મતદાનનો દિવસ છે। સવારથી જ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ગુજરાતની જનતા અઢી દાયકાથી વધુ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાના સમર્થનમાં વોટ આપવા માટે ખૂબ ઉમળકાભેર નીકળી છે। હું ગુજરાતના સૌ મતદાર ભાઈઓ બહેનો અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર જેમને પહેલી વાર મતાધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સૌ युवक युवतियों ने विनंती करूँ छूँ कि आपनो मत जरूर आपो અને ગુજરાતના અઢી દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો। आज गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं। आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। सब गुजरात के मतदार आज दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण तरीके से सब इसमें भाग लेंगे और भारी मतदान करेंगे। मतदान करना ही हमारा अधिकार है। सब मतदारों को मतदान करना चाहिए। जब हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है तो ये अधिकार का उपयोग करके भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना चाहिए। आप सुन रहे थे दिग्गज नेताओं को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं अभी, और आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं। हम चर्चा कर रहे थे गुजरात में जिस तरह से वोटिंग हो रही है, वोटिंग पैटर्न है। बगावत की बात हो रही थी। दीपक रजानी, मेहुल झाला और कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी, आपने कहा कि बगावत का बागी उम्मीदवारों का बड़ा असर पड़ सकता है। सर एक चीज़ समझाइए, पहले आप पार्टी को मतलब आप समझा रहे थे कि यदि एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, बहुत सारे उम्मीदवारों की टिकट काटनी पड़ेगी। पार्टी ने टिकट काट दिया 38 उम्मीदवारों का एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कि उनसे नाराज ना हो। अब वो एंटी इनकम्बेंसी का इलाज जब उन्होंने किया तो आप उनको बगावती उम्मीदवार कर रहे हैं। ये क्या सिरदर्द आप रखते हैं हर दिन नया? विजय जी, यहाँ पे पहली बार इतने बड़े पैमाने में बगावती सुर देखने को मिला है जी। और कोई भी सीट में कैंडिडेट तो एक ही चॉइस करना पड़ता है। अच्छा, जो एप्लीकेशन आती है वो तो बहुत सारे लोगों की पर सीट आई है जी। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि काफी सारे लोगों को समझाने में बीजेपी का शीर्षक नेतृत्व सफल हुआ, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ कि वो लोग माने नहीं। ये भी गुजरात के लिए बड़ी बात है जी। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी सबसे आगे रहती है। आज जहां अहमदाबाद में कम वोटिंग हुआ है, उसकी अगर आप 16 सीट में से विजय जी 5 सीट ऐसी है, घाटलोडिया, एलिस ब्रिज, नारायणपुरा, मणिनगर, ये जो 5 सीट ऐसी है कि एलिस ब्रिज 5वीं, तो ये 5 सीट ऐसी है विजय जी कि वहां पे लीड बड़े बड़े पैमाने में लीड से बीजेपी बड़ी लीड है जी। बड़ी लीड से बीजेपी जीतेगी। लास्ट टाइम घाटलोडिया में सीएम भूपेंद्र पटेल, उस टाइम वो सीएम नहीं थे, एमएलए थे, 1 लाख से भी ज्यादा 1,17,000 वोट से जीते थे वो। थे। तो आप एलिस ब्रिज की भी लीड देख लेना, आप नारायणपुरा की देख लेना, आप मणिनगर की लीड देखना। शहरी इलाकों में बीजेपी स्ट्रांग है। दूसरी बात, आपका जो सवाल मेन था,
बीजेपी नरेंद्र भाई और अमित भाई को मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी को हटाना है तो चेहरे जो पुराना चेहरा था उनकी जगह पे नया चेहरा लाना पड़ेगा। हमने विजय रूपानी की पूरी सरकार बदल दी, तभी भी उस पॉइंट को देखा था, और इस टाइम जो एमएलए बदल दिए उसमें भी देखा। लेकिन इसमें सवाल ये हुआ है कि जो पुराने लोग थे उसका ये कहना था कि आप दूसरी सीट में अगर पुराने को देते हो तो हमको क्यों नहीं देते हो। जैसे बड़ौदा की मैं आपको बात करूं तो बड़ौदा में योगेश पटेल को लास्ट मोमेंट पे टिकट दिया गया, वो 8वीं 9वीं चुनाव लड़ रहे, लेकिन मधु श्रीवास्तव को काकोरिया में नहीं दिया गया। 7 बार एमएलए रहे योगेश पटेल। हाँ, तो ऐसे वाकया बहुत सारी सीटों पे हुए हैं, बहुत सारी जगह पे डैमेज कंट्रोल में बीजेपी सफल हुई है, बहुत सारी जगह पे इस टाइम बागी उम्मीदवार माने नहीं। और दूसरा कि जो कैंडिडेट आए हैं उसकी वजह से जो एक्चुअली बीजेपी के जो लोकल लीडर्स थे वो काफी सारे लोग घर में बैठ गए। जैसे कार्तिकेय जी ने भी बताया कि बहुत सारी सीटों पे ऐसा देखा गया कि, और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि ऊपर बीजेपी सरकार आने वाली है, लेकिन हमारी सीट में ये नए उम्मीदवार को आप हरा दो, उस तरह की 1-to-1 सीट की संख्या भी इस टाइम बढ़ गई है। ये बात समझने की कोशिश करना विजय जी कि जैसे मैं राजकोट में हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ऊपर तो सरकार बीजेपी की आने वाली है, लेकिन मैं मेरी सीट में ये उम्मीदवार 2027 में रिपीट न हो, इसलिए नए उम्मीदवार को हराने के काम में लगे हुए थे। तो ऐसी सीटें काफी इस टाइम बढ़ गई है, जैसे राजकोट 2, राजकोट 69, राजकोट 70, केशोद, जूनागढ़, पहले चरण की बात कर रहा हूँ। दूसरे चरण में भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं कि लोकल नाराजगी की वजह से वो लोग नए उम्मीदवार को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे डाउट है कि वो हराने की कितनी भी कोशिश करे, लास्ट में एडवांटेज बीजेपी रहता है इधर गुजरात में, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी को पहले देखते हैं, बीजेपी को बाद में देखते हैं, और उसके बाद लीडर्स को देखते हैं। जी मेहुल, यदि पिछली बार जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि बगावत का बहुत स्ट्रांग असर हो सकता है राजकोट में भी और खासतौर से अभी सेकंड फेज में भी, तो पिछली बार ही 99 सीट्स हुई थी बीजेपी की, 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, तो यदि इस बार बगावत ज्यादा रही तो फिर ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता? देखिए, दीपक जी ने एक 4-5 अहमदाबाद की विधानसभा क्षेत्र की सीट का आकलन किया। उसमें अभी मैं खड़ा हूं एलिस ब्रिज विधानसभा क्षेत्र में, कांग्रेस दफ्तर के बिल्कुल बगल में। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी भिखूभाई दवे अभी अभी निकले हैं 4:30 बजे। उन्होंने कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज था वो इस विधानसभा क्षेत्र में केवल 3% बढ़ा है, मतलब 3 बजे से 4:30 बजे तक में 3% वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो अब तक ये आंकड़ा देकर गए कि 45 या 46% वोटिंग एलिस ब्रिज विधानसभा क्षेत्र में हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसी विधानसभा क्षेत्र से हरेन पांड्या गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में। तो इसके बाद जो चेहरे बदले, पर अब की बार जो लगता है कि राजकोट में जिस तरह से चेहरे बदल दिए, अहमदाबाद में सारे के सारे चेहरे बदल दिए, केवल 2, एक भूपेंद्र पटेल और एक जो है जगदीश विश्वकर्मा, इनके अलावा सारे चेहरे बदल दिए हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो फेज़ 1 में राजकोट में ये हुआ कि गोविंद पटेल जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो और अरविंद रैयानी दोनों ही राजकोट कमलम में दिन भर बैठे रहे जब वोटिंग चल रही थी, और प्रत्याशी खुद अपनी लाव लश्कर के साथ वोटर्स को रिझाने गए थे। कहीं ना कहीं अहमदाबाद में भी ये हो सकता है कि इस प्रकार का वाकया हो, चूंकि वोटिंग अगर अहमदाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और गढ़ में ही अगर 50% के पार वोटिंग नहीं होती, या 50 से 52% वोटिंग होती है, या 53% वोटिंग होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल चिंता बल्कि अब की बार चिंतन का समय आ चुका है। बाकी जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, जैसे आपने कहा कि सीटें कम हो सकती है, कहीं ना कहीं लगता है कि जो बगावती हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की जीत में रोड़ा डाल सकते हैं। एक जो कास्ट कॉम्बिनेशन के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने एक ही उम्मीदवार, ऐसे 20 क्षेत्र है आज के दिन में विधानसभा क्षेत्र, जैसे एक ही कम्युनिटी के एक बंदा कांग्रेस से और एक बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। तो ये जो जाति ज्ञाति वाला समीकरण है, काम की बजाय केवल जाति को फोकस करके, डेवलपमेंट के बजाय केवल
इस जाति का और इस पार्टी का ठीक है। वैसे करके चुनाव में टिकट बंटवारा होना है, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आड़े हो सकता है। कहीं अगर आपका काम बोलता है, अगर आपकी पार्टी का 27 साल का सुशासन बोलता है, तो आप किसी को भी चेहरे दे देते। पटेल के सामने पटेल, क्षत्रिय के सामने क्षत्रिय, ओबीसी के सामने ओबीसी, इस प्रकार की जो रणनीति बनाकर आप चुनावी मैदान, कास्ट समुदाय होता है, पर आपको ब्लंटली ये कहना चाहिए कि 27 साल से हम दिल्ली में सरकार बना चुके हैं, गुजरात में इतने 27 साल से शासन कर रहे हैं, हमने इतना विकास किया है, तो हम कोई भी चेहरा उतारे और किसी भी कास्ट का उतारे, भारतीय जनता पार्टी के काम के ऊपर वोट लेना है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट लेने की बात आ गई, फिर भी आपने कास्टिज्म के आधार पर, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस विपक्ष में, कांग्रेस सत्ता पाने की जद्दोजहद में है, वो उतार सकती है, पर आपने भी वही किया जो कांग्रेस ने किया। ठीक है कार्तिकेय जी, मैं थोड़ी सी साइंस पढ़ी थी, साइंस का स्टूडेंट रहा, कम रहा, लेकिन साइंस में मैंने देखा कि चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, उनके जो इक्वेशंस होते हैं ना, उनका रिजल्ट फिक्स होता है। और ये जो आप पॉलिटिकल साइंस मुझे पढ़ाते हैं, इलेक्टोरल साइंस, उसमें सब में सारे इक्वेशंस में आपके पास इफ एंड बट्स होते हैं, ये क्या फ़र्क है? क्योंकि नए नए केमिकल आते रहते हैं, इस वजह से। नहीं देखिए विजय जी, मुझे अब सच्ची बताइए, आप एडिटर हैं एक न्यूज चैनल के, अगर इस बार आम आदमी पार्टी ना खड़ी होती चुनाव में, तो क्या ये चुनाव इंटरेस्टिंग भी होता? जी, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बहुत प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई इस कैंपेन में, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। तो इस वजह से ये चुनाव इंटरेस्टिंग इस वजह से है, ये सारी इक्वेशंस इसलिए बदल रही हैं क्योंकि एक नया तीसरा एंट्रेंट है हमारे पास। अगर हम एक कन्वेंशनल विजडम से जाएं तो हम जानते हैं कि कांग्रेस जिन जातियों में, जिन इलाकों में अच्छा करती है, बीजेपी कुछ जातियों कुछ इलाकों में अच्छा करती है, बीजेपी अर्बन में अच्छा करती है, कांग्रेस रूरल में बेहतर करती है, बीजेपी इधर अपना साउथ गुजरात में, सूरत में अच्छा करती है, कांग्रेस उसे ट्राइबल बेल्ट में अच्छा कर जाती है, बीजेपी सौराष्ट्र में जाकर कुछ सीटों में अच्छा करती है जहां पे पाटीदार ज्यादा है, कन्वेंशनली कांग्रेस वहां अच्छा जहाँ कोहली ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब 17 में भी थोड़ा बहुत बदला, क्योंकि पाटीदार आंदोलन था, उसकी वजह से कांग्रेस ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बेहतर परफॉर्मेंस दिया मैं कहूंगा। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से खासकर कि साउथ और सौराष्ट्र के इलाके में चीजें बदल रही हैं, और चीजें इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि वो सीटें जीतेंगी, चीजें इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि वो एक इतना वोट शेयर ले आएंगे जिससे वो सीटों को इधर उधर फ्लिप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो इतना वोट शेयर भी ला सकते हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूं 10 से 20% के बीच, कि अगली बार के चुनाव के लिए वो एक ठीक ठाक कंटेंडर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को इस बात से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि एक डिसरप्टिव फोर्स आ रही है। अभी तक बीजेपी कांग्रेस में एक कैसे कह सकते हैं, एक मांडवली थी कि ठीक है आपका ये इलाका, आपका ये इलाका, कांग्रेस ने दम लगाया 17 में, लेकिन सरकार फिर भी बीजेपी की बन गई। लेकिन अब जब डिसरप्टिव फोर्स आती है तो वो हर तरह के एजेंट्स को डिसरप्ट कर सकती है, वो कांग्रेस का भी वोट ले सकती है, बीजेपी का भी वोट ले सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह रहे हैं कि बीजेपी का वो अर्बन वोटर काट रही है। अब अर्बन में भी इंटरेस्टिंग है कि अर्बन में किस तरह का अर्बन, क्या अर्बन पुअर या अर्बन रिच? मेरा मानना है अर्बन पुअर वोट लेगी। अगर आप फिर सौराष्ट्र की बात करें, रूरल वोट की बात करें जो कांग्रेस का है, वहां पर अपने प्रोमिसेस की वजह से शायद कांग्रेस का वो रूरल वोट काटेगी, एस्पिरेशनल वोट काटेगी। ट्राइबल इलाकों में कुछ उनका सीटा कैंडिडेट आए हैं, एक बीटीपी से ही आए हैं, जिसकी वजह से वो एक सीट शायद निकाल भी जाए उस इलाके में। तो इस वजह से ये इक्वेशंस बदल रही हैं, लेकिन किस तरफ डिसाइसिवली बदल रही हैं, जितना हम आसानी से कह सकते थे 2 महीना पहले, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कैंपेन, जैसा कि हमारे मित्र आशुतोष जी बोल रहे हैं कि वो शायद ऐसा हो सकता है कि जल्दी पीक कर गया हो जी। लेकिन वो भी अगर है, प्लस कांग्रेस ने अपने जो पुराने नेटवर्क्स एक्टिवेट देरी से किए, लेकिन अब वो एक्टिवेट हो गए हैं। तो अब आप देखिए कि बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस को वो अपना मेन प्रतिद्वंदी माने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री से ज्यादा खुश नहीं होंगे। और कांग्रेस का अपना भी नेटवर्क जो एक्टिवेट हुआ है, जो उनका डोर टू डोर कैंपेन वो कह रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव हम नहीं जानते, लेकिन एक बड़ी पार्टी का नेटवर्क जब एक्टिवेट होता है, उम्मीदवार जब आते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की भी घोषणा में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रही है, और खासकर कि जैसा कि मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ और सेंट्रल में उनके पास कुछ खास संगठन भी नहीं है, शायद कैंडिडेट भी इतने अच्छे नहीं है। बीजेपी की प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको बता रहा हूं कि वो अलग हैं, वो वोटर फटीग की हैं। वो ये आप देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर के इस पे लड़ा जा रहा है, ये इस चुनाव राज्य स्तर पर लड़ा ही नहीं जा रहा। जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो सारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कार्तिक, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं, जहां पर आप आ गए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जा रहा है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। हम यदि देखें पिछले विधानसभा चुनावों को,
लोकसभा तो छोड़ दीजिए, 2014-2019 में लोगों ने कैंडिडेट का ध्यान ही नहीं दिया, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे दिया और सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। 282 से 303 पर भी वो पहुंच गए क्योंकि मोदी फैक्टर था। फिर हमने अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, गोवा का चुनाव देखा और उत्तराखंड का चुनाव देखा, ऐसे तमाम चुनाव देखे। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर उन्होंने सरकार वहाँ पर बना ली, एक ताकतवर सरकार बनाई, मजबूत सरकार बना ली। तो गुजरात तो उनका होम स्टेट है, तो फिर क्यों इवेंट वर्ड्स है? और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर इतना जमकर प्रचार किया है, सभाएं की हैं, रैली की है, रोड शो किए हैं। मैं देख रहा था कि 135 विधानसभा तो उन्होंने एक तरह से टच की है अपने प्रचार में। तो फिर क्यों इतनी शंकाएं हैं? क्या सवाल है फिर? गुजरात में तो नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं हो सकता ना, आज तो देश में भी नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को शंका है कि नंबर 1 पार्टी कौन सी होगी। मुझे नहीं लगता किसी को इस बात पे शंका है जी। जो इंटरेस्टिंग पार्ट मैं पहले भी कह चुका हूं, इंटरेस्टिंग पार्ट है मार्जिन का। इंटरेस्टिंग बात है कि वोट शेयर कितना होगा। ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि 17 के बनिस्बत बीजेपी का वोट शेयर डाउन जाए लेकिन सीट शेयर अप चला जाए, सीट शेयर अप हो जाए। हाँ जी, ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स रहेंगे इस रिजल्ट में। लेकिन जो आप कह रहे हैं, दो बातें आपने बहुत अहम कही कि मोदी जी बाकी चुनाव में भी फेस बन जाते हैं और फिर वो जीत जाते हैं, तो इसमें क्या एफर्ट है, वो एक स्ट्रांग है। देखिए, इसको आप एनालाइज करें थोड़ा सा और बारीकी से तो आप मुझसे अग्री करेंगे कि देखिए, मोदी जी उन राज्यों में जा रहे हैं जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री पॉपुलर नहीं है जी। अगर आप रेटिंग्स देखें यशवंत भाई देशमुख के पोल्स की, तो आप देखेंगे कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सीएम्स हैं उनमें बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की भरमार है जी। वो उत्तराखंड में उनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, लेकिन फिर भी सरकार उत्तराखंड में बना गए। गोवा में प्रमोद सावंत कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं है, वो वहां में सरकार बना गए। उत्तर प्रदेश में कहूंगा इट वाज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ योगी एंड मोदी, क्योंकि वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो फिर भी ठीक ठाक पॉपुलर माने जा रहे हैं रेटिंग्स में। तो ये इंटरेस्टिंग है कि जहां पर एंटी इनकम्बेंसी सीएम के खिलाफ है वहां पे मोदी जी को यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी वो कभी कभी कारगर होते हैं, कभी नहीं। उदाहरण, हरियाणा में वो कारगर साबित नहीं हुए, तकरीबन सरकार चली गई हाथ से। झारखंड में वो कारगर नहीं साबित हुए, महाराष्ट्र में वो कारगर नहीं साबित हुए, लेकिन यही उत्तराखंड में हो गए, यही गोवा में कुछ हद तक हो गए। तो ये इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात कि आप और मैं ये बात कर चुके हैं और मैं इसको दोहराऊंगा कि आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो एक समय पर कांग्रेस के लिए इंदिरा गांधी जी ने किया था कि वही एक पेस थी। तो उस समय तो मामला बिल्कुल सही लगा, लेकिन आज से 15-20 साल बाद जब आप लोकल लीडरशिप ढूंढेंगे गुजरात जैसे राज्यों में जहां पर मुख्यमंत्री का लार्जर देन लाइफ पर्सोना है, तब बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को संकट में पाएगी। ठीक है, 15-20 साल बाद की तो बाद में बात करेंगे सर, वक्त के साथ बहुत चीजें बदलती है। दीपक जी, आप समझाएं, ये जो प्राइम मिनिस्टर का बारीकी से एनालाइज किया है कार्तिकेय ने, और एक और बात इंटरेस्टिंग उन्होंने कही कि वर्स्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स के आगे प्रधानमंत्री के चेहरे से चुनाव जीत जाती है। तो अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर से भी चुनाव नहीं हारा जा सकता तो फिर क्या है? बनाइए किसी को भी, कुछ काम कीजिए, मत कीजिए, प्रधानमंत्री जी है, चुनाव जीत जाएंगे, या कोई भी बड़ा फेस है। मैं कार्तिकेय जी की बात से पूरा एग्री हूँ, विजय जी और आप भी शायद एग्री होंगे। कौन सा चुनाव 2014 के बाद नरेंद्र भाई की मेहनत से नहीं लड़ा गया है? मैं मानता हूं कि यूपी में योगी है और मोदी है, लेकिन नरेंद्र भाई ने उधर भी काफी मेहनत की थी। हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हम लोग बारीकाई से देखते हैं तो नरेंद्र भाई एवरी चुनाव को एकदम चैलेंज के तौर पे लेते हैं, कोई चीज को छोड़ते नहीं है। अच्छा, गुजरात की बात करें तो गुजरात तो उसका होम स्टेट है, और मुझे तो एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि नरेंद्र भाई गुजरात में बार बार क्यों जा रहे हैं। तो दूसरे पार्टी के लोगों को किसी ने रोका था, किसी को ब्रेक मारी थी? अच्छा ठीक है, 27 साल से शासन में है विजय जी, तो एंटी इनकम्बेंसी को हटाना है तो उसका इलाज क्या है? नरेंद्र भाई आके गुजरातियों के दिमाग में ऐसे छाए हुए हैं, उसको जब बात समझाएंगे तो दूसरी सारी बातें हट जाएगी और नरेंद्र भाई का चेहरा आगे आ जाएगा। तो नरेंद्र भाई गुजरात की पहले की भी, आप 2017 की भी चुनाव देखो, ठीक है 2017 के सामने इस टाइम उसने मेहनत ज्यादा की है, लेकिन उनको पता चल गया कि पहले लोग क्या बोलते थे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का वोट काटेगी, लेकिन हम लोग जब सोचना खत्म करते हैं तब नरेंद्र भाई सोचना चालू करते हैं कि उनको पता था कि शहरी इलाके में आम आदमी पार्टी सेंध मार सकती है। अच्छा, बागी तेवर वाले लोग आएंगे
तो एक जगह से नुकसान जाएगा तो दूसरी जगह से कहां से फायदा उठाया जाए। उन्होंने कांग्रेस की पिछली बार की जो सीटें थी वहां पे पब्लिक मीटिंग की, उनको सीधा पब्लिक के साथ सवाल किया कि पिछली बार आपने गलती की थी, इस बार गलती मत करना, तो बीजेपी को मजबूत बनाओ, अगली बार भाजपा सरकार। तो ये सब सारी बातें जो स्ट्रैटेजी रणनीति है, नरेंद्र भाई अपनी रणनीति से ही लड़ते हैं और दूसरे से काफी आगे रहते हैं। और खास करके गुजरात में उसने इस टाइम पक्का मेहनत किया है, तो उसमें चैलेंज भी काफी है ना। आम आदमी पार्टी चैलेंज है, उनको नरेंद्र भाई को यह भी पता चल गया था कि कांग्रेस पर्दे के पीछे लूज बॉल नहीं देना चाहती हमको, शांति से स्ट्रेटेजी वाइज कांग्रेस आगे बढ़ रही है, बगावती सुर होंगे, सरकार बदली पिछली बार, उनके लोगों में से कितने लोगों को टिकट नहीं मिला है तो वो लोग सवाल करेंगे। ये सारी बातों को नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी तरह से समझा और प्रचार में जबरदस्त पेनिट्रेशन किया। जी दीपक भाई, वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का और अब पोलिंग का भी वक्त खत्म हो गया, 10 मिनट करीब बचे हैं वोट के लिए और आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं केवल आपसे इतना सा मौका तो मैं चाहता ही हूँ, तीनों विद्वान मेरे साथ बैठे हुए हैं और वोटिंग खत्म हो गई है। सीट्स और वोट नंबर से आप मुझे बता सकते हैं? पहला आपसे पूछ रहा हूँ, फिर कार्तिकेय पे खत्म करेंगे बात को, क्योंकि कार्तिकेय बहुत टालते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए पहले कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पार्टी कौन सी रहेगी और कितनी सीट मिलेगी? क्योंकि आपको देखिए 5 बजे एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन मैं समझना तो चाहता हूँ आपसे। मैं तो मेरी बात पे कायम हूँ। एडवांटेज गुजरात में बीजेपी है, कोई भी चुनाव आप देख लो, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1 पे बीजेपी रहेगी और मेरे जो असेसमेंट है और मेरा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग ऐसा मुझे कह रहा है कि 110 से ऊपर सीट आ सकती है, 2-5 इधर या 2-5 ऊपर हो सकती है। नंबर 2 पे कांग्रेस रहेगी और जो बातें आ रही है सामने, वो तो जब वोटिंग मशीन खुलेंगे तब पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी को 5 से 10 सीट मिल सकती है। ठीक है। मेहुल जी, दिल्ली में आपके ऑफिस का रिकॉर्ड, मतलब हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड बताता है कि आपने सारे गुजरात को घूम लिया है। तो आप साफ साफ बताइए मुझे, क्या किया आपने घूमकर, क्या है रिजल्ट? देखिए, जब सारे नतीजे सामने आएंगे और अब कोई भूमिका नहीं चाहिए मेहुल, मुझे रिजल्ट बताइए आप। उस वक्त पता चल जाएगा कि रिजल्ट सर 99 से 105 भारतीय जनता पार्टी आ सकती है जी। और कांग्रेस? कांग्रेस 60 से 65 पर आ सकती है सर। अच्छा ठीक है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी 5 के करीब। ठीक है। कार्तिकेय, लास्ट रिएक्शन जी। देखिए, हमने इतना बड़ा लिखा हुआ है राजनीतिक विश्लेषक, इसलिए अब बचने की कोई बात नहीं है। मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करता विजय जी, लेकिन आप क्योंकि हमारे अग्रज हैं, हमारे मेंटोर हैं, इसलिए आपकी बात को हम नहीं टाल सकते जी। तो मैं ये कहूंगा, वोट शेयर में बीजेपी 40% से ऊपर, कांग्रेस 40% से नीचे और आम आदमी पार्टी 10 से 20% के बीच। 10 से 20% के बीच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्तिकेय, आपका दीपक जी, आपका मेहुल जी, आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। तुरंत लौट कर आते हैं।